अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज दिसंबर की 31 तारीख है, मंगल का दिन है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1 बज चुके हैं। और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में गुज़िश्ता 24 घंटों की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी खबर रियासत हाय मुत्तहदा अमरीका यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से आ रही है, जहां से 440 वोल्ट का एक और झटका आने लगा। एक और तबाहकुन सुनामी, उसके आफ्टर शॉक्स अगले हफ्ते में महसूस होने लगे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में बहुत डिफरेंट किस्म की डेवलपमेंट्स हुई हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट अगर आपकी नज़रों से नहीं गुजरी तो उसकी तफसीलात मैं थोड़ी देर में शेयर करने लगा हूं। इसके अलावा पाकिस्तान के जो डिप्लोमेटिक ट्रेड टाइज हैं उसके अंदर क्या हो सकता है, इसमें ब्लॉक गेम बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। रिजीम चेंज ऑपरेशन से पहले या बाद में पाकिस्तान की पॉलिटिकल अगर हिस्ट्री देखी जाए, नॉन पॉलिटिकल हिस्ट्री भी, तो पाकिस्तान हमेशा अमेरिकन ब्लॉक के अंदर रहना पसंद करता है। इस दफा पाकिस्तान क्या एंटी अमेरिकन ब्लॉक में रहेगा, तो उसके नुकसानात क्या होंगे, और जो अगले हफ्ते कुछ खदशात जाहिर किए जा रहे हैं वो खदशात क्या हो सकते हैं, उसकी तफसीलात क्या है वो शेयर करूंगा। रिचर्ड की खामोशी कितने बड़े तूफान का पेश खैमा है, इसकी तफसीलात क्या है वो भी शेयर करने लगा हूं। इसके अलावा कैदी नंबर 804 नहीं मान रहा, वो डील नहीं करना चाह रहा और ना वो डील करेगा। उसकी वजूहात क्या है, वो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर इस वक्त नून लीग तबर्रा कर रही है कि इमरान खान साहब तो टेबल पर बैठने को तैयार ही नहीं है, हम रिलीफ दें तो किस चीज का दें। और फिर इनके जो लाइक माइंडेड मकतबा लिफाफिया के सहाफ़ी हैं उन्होंने अभी से कहना शुरू कर दिया है कि जब तक इमरान खान नवाज शरीफ से माफ़ी नहीं मांग लगता उस वक्त हालात ठीक नहीं होंगे। अभी थोड़ी देर पहले अदालतों के अंदर कुछ केसेस की समाअत हुई। इमरान रियाज खान के ऊपर कितने केसेस हैं उसकी तफसीलात भी आ गई हैं। कुछ इंपॉर्टेंट ट्वीट्स और वायरल बयानात भी हैं, इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली के साथ रखे डंडे से दबाजिएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे तो आपका और हमारा राब्ता बासानी रह सकेगा। इससे पहले कि मैं अमेरिका से मुमकिन 440 वोल्ट के झटके के ऊपर आऊं और उसके बाद रिचर्ड की जो खामोशी है वो किस किस्म के तूफान का पेश खैमा हो सकती है वो आपके सामने रखूं, ज़रा ये मुलाजा कीजिएगा। ये ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट है, मैं शायद दिखा पाऊं, कोशिश पूरी करूंगा। द पाकिस्तानी रूपी इज सेट टू एंड द ईयर एज एशियाज worst performing currency and the losses are seen extending into 2024। ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है। ब्लूमबर्ग कहाँ का इदारा है, ये किस तरह रिसर्च करता है और पाकिस्तान के रुपए से मुतालिक ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि पाकिस्तान की जो करेंसी है यानी पाकिस्तानी जो रुपया है ये एशिया की बदतरीन और कमज़ोर तरीन करेंसीज में से एक है, यानी इसको आखिरी नंबर दिया गया है। और उसने कहा कि 2024 साल के अंदर जो इसने इम्पैक्ट डाला है उससे पाकिस्तानियों का जो जरिया माश है उससे अंदाज़ा साफ साफ लगाया जा सकता है। तो ये अब रिसर्च जो इंस्टीट्यूशंस हैं या न्यूज़ पोर्टल्स हैं वो लिखना शुरू हो गए, और ये किसके ज़ेर इंतज़ाम है सबको पता है। अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं थ्रेशोल्ड का कि कितना बड़ा थ्रेशोल्ड है, कितना बड़ा वेव होगा उस 440 वोल्ट के झटके का जो अगले हफ्ते आ सकता है। आगे चलते हैं। इससे पहले कि मैं अमेरिका की बात करूं, ये ज़रा कुछ चीज़ें मैं शामिल कर लेता हूं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब ने 2 जनवरी को इन कैमरा इजलास तलब कर लिया है मुज़ाकराती कमेटी का और नून लीग यानी सरकारी हुकूमती कमेटी का कि आएँ और बैठे और मिलकर बात करें। इसमें से क्या निकलेगा कुछ नहीं पता, लेकिन यह ज़रूर पता है कि हुकूमत और पीटीआई के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं वो यकीनन पीटीआई की मरकज़ी क़यादत की कंसेंट से हो रहे हैं। लेकिन मरकज़ी क़यादत जिससे अवाम को तवक्को थी, जो तवक्को अवाम मरकज़ी क़यादत से लगा के बैठी थी, उसके ऊपर ये भरपूर तरीके से फेल हुए और इसमें से निकलेगा कुछ नहीं। ये डंग टपाऊ टाइम टपाऊ प्रोग्राम तो हो सकता है लेकिन इसके अंदर से कुछ निकलना नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट हमारे जो सहाफ़ी दोस्त हैं उनके बयानात मैं शेयर करता हूँ। लाइक हामिद मीर साहब ने क्या कहा, ये ज़रा सुनिएगा। वो कहते हैं जब 2024 पर निगाह डालते हैं तो हर तरफ मायूसी, तबाही और खून नज़र आता है। इस साल पाकिस्तान की तारीखी का मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन हुआ, जज आपस में लड़ते रहे, सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर पाबंदियां बढ़ गईं, फौजी अदालतों ने 85 सिविलियंस को सजा सुना दी। इतनी मायूसी पहले कभी नहीं थी जो 2024 में थी। 2024 से मुतालिक जो गुजरा है, वैसे तो ईयर एंडर कहना ही नहीं चाहिए, ना ख़त्म होने वाली मायूसी का सिलसिला ना तमाम है और वो शायद अगले साल भी कंटिन्यू करे। लेकिन न्यू ईयर के बारे से लोग पूछ रहे हैं कि क्या मुबारकबादें देनी चाहिए। जिस साल के अंदर 26 नवंबर हो गुजरा हो
जिस साल का हर दिन 26 नवंबर जैसा हो, उस साल के गुजरने के ऊपर आपको मातम करना चाहिए, खुशी नहीं मनानी चाहिए। इसके ऊपर मैं रात वाले व्लॉग में बात करूंगा, अभी बात करना ज्यादा बनती नहीं है। मतीउल्लाह जान साहब, इन्होंने 2024 का सबसे घटिया किरदार और सबसे खतरनाक विलन किसे करार दिया है, सुनिएगा। वो कहते हैं साल 2024 का आगाज 13 जनवरी के मनहूस फैसले से हुआ था और एक मनहूस मुनसिफ की सोच से हुआ था। बल्ला छीनने का फैसला ऐसा था जिसने पाकिस्तान के इलेक्शन को तबाह बर्बाद कर दिया और जिसका खमियाजा हम आज भुगत रहे हैं। अदलिया जहां खड़ी है उसकी वजह भी 13 जनवरी का फैसला था। मतीउल्लाह जान, अब सलमान अकरम राजा साहब से एक सवाल पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि इमरान खान साहब को ये जो अलकादर ट्रस्ट केस है इसके अंदर सजा हो जाएगी? उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा माजी तो यही बताता है कि जेल ट्रायल चलाने का मकसद सिर्फ इमरान खान को सजा देना है। मातहत अदालतों ने आगे भी इमरान खान को सजाएं सुनाई। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा। अब 8 फरवरी को जो अवाम के साथ किया गया, इस साल के 8 फरवरी में जो अवाम के साथ किया गया, उनका मैंडेट चोरी करके धौंस, धमकी और दबाव, जबर और अपना तसल्लुत कायम करके एक 2 नंबर किस्म के माफिया के हवाले हुकूमत यानी सरकार कर दी गई और वो फस्तायत अभी भी जारी है। तो आपको लगता है कि पब्लिक ऐसे लोगों को माफ कर सकती है, यानी पब्लिक इस सरकार को माफ कर सकती है? मेरा नहीं ख्याल। मैं इसको बिल्कुल कतई तौर पर खारिज अज़ इम्कान करार नहीं देता कि ये जो नफरत का बीज है ये दरख्त ना बने। अल्लाह करे ये रियासत, ये मुल्क इसी तरह कायम दायम रहे, इसी तरह प्यार मोहब्बत की फजा और यगानगत रहे। लेकिन आप 2 मिनट के लिए सोचिए, मैं अपनी बात कर रहा हूं। एक सहाफ़ी है जिसको नंगा करके मार पीट की गई, उसके साथ टॉर्चर किया गया, बदतरीन सलूक रवा रखा गया, नौकरी से निकलवा दिया गया, हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर पाबंदियां लगा दी गई, फिर यूट्यूब से हम थोड़ा बहुत जो अर्न कर लेते हैं किचन चलाने के लिए उसके ऊपर फायरवॉल लगा दी गई। आपको लगता है कि हमारे दिल के अंदर जो नफरत पैदा हो गई है ये ऐसे बैठे बिठाए खत्म हो जाएगी? ये मतलब ये इंतहाई अफसोसनाक है। लेकिन फिर भी हमने तो ये सुना था कि सरकार बड़ा भाई होती है, रियासत माँ के जैसी होती है। माँ ऐसा सलूक तो कभी नहीं करती अपनी औलादों के साथ। तो ये वाली चीजें जो है ये कभी कोई निगलेक्ट नहीं कर सकता। नुसरत जावेद साहब का एक स्टेटमेंट है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं मैं बावसूख जराए से ये दावा कर रहा हूं कि जो ताकतवर हलकों के ये 3 मुतालबात थे, ये सुनिएगा जरा गौर से सुनिएगा, खर्चा पानी कम हो जाएगा इनका, आज भी अपनी जगह कायम है। ये 3 मुतालबात आज भी अपनी जगह कायम है। मैं माफी मांगूंगा तो माफी सबको मिलनी चाहिए। मैं बनी गाला नहीं रहूंगा। मैं ज़मान पार्क और कराची और पेशावर में भी जाऊंगा, बनी गाला ना रहें, आप ज़मान पार्क चले जाएं। आपके पीछे आशकान का हुजूम होगा और कहेंगे कि हमने आपके साथ सेल्फी लेनी है, टिकटॉक हो रहा होगा और मुतालबा करेंगे कि हमसे खिताब करें। ये नहीं हो सकता। ये आप कह रहे हैं ना, जिस वक्त बरतानिया से बैठकर मियां नवाज शरीफ साहब ने डायरेक्ट बाजवा साहब को मुरद इल्जाम ठहराया था, उस वक्त भी पब्लिक यही कह रही थी, आपकी तरह के साफी यही कह रहे थे। लेकिन इस मुल्क में रवायतें बदलते देर नहीं लगती। अगर आपको लगता है कि ऐसी ही बात है तो फिर आपकी नज़र में ऐसी होगी, लेकिन मेरी नज़र में ऐसी नहीं है। अब जरा आप आ जाते हैं अमेरिका के ऊपर। अमेरिका से 440 वोल्ट का झटका कैसे आ सकता है? देखें, हमारे मुआशी जो अहदाफ हैं उसका कहीं ना कहीं ताल्लुक हमारा अमेरिका के साथ है। हमारे जो ट्रेड टाइज हैं वो अमेरिका के साथ है। हम चाइना के साथ भी एसोसिएटेड हैं, लेकिन हमारा जो उनसे रिलेशनशिप है वो उतना फ़ायदामंद नहीं है जैसे जितना हमारे साथ अमेरिका का जो रिलेशनशिप है वो फ़ायदेमंद है। फिर अमेरिका से कनेक्टेड रहने की एक वजह यह भी है कि हमें IMF की इमदाद बआसानी मिल जाती है। फिर हम FATF में अपना स्टेटस बरकरार रख सकते हैं अगर चाहें तो। फिर यूरोपियन यूनियन में हमारा GSP+ स्टेटस है जिसका बहुत सारी रेटिंग एजेंसीज के साथ कनेक्शन है, उसको हम मेंटेन रख सकते हैं। सवाल यह है कि पाकिस्तान की 77 साला हिस्ट्री में, चाहे वो पॉलिटिकल हो नॉन पॉलिटिकल हो, उसमें पाकिस्तान हमेशा किस ब्लॉक में रहा है? देखिए, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर सर्वाइव करने के लिए आपको ब्लॉक का हिस्सा बनना पड़ता है। क्या हम रशियन ब्लॉक में कभी रहे? मैं पॉलिटिकल हिस्ट्री को पढ़ता रहता हूं, मुझे एक आध दफ़ा से ज़्यादा महसूस नहीं हुआ कि हम रशियन ब्लॉक के साथ कभी कनेक्टेड रहे हों, और कभी किसी वज़ीर आज़म ने यह कोशिश की है तो उसको मुंह की खाना पड़ी है। हमेशा हम अमेरिकन ब्लॉक का हिस्सा रहे। उसकी अगर आप जनरल हमीद गुल साहब की ऑटोबायोग्राफी या उनके फरमुदात सुने तो वो कहते हैं कि मैं शायद मुल्क का आर्मी चीफ बन जाता, लेकिन अमेरिका की आशीर्वाद नहीं थी क्योंकि मैं अमेरिकन ब्लॉक के हवाले से रिजर्वेशंस रखता था। तो अब आप सोचिए कि वो बंदा आर्मी चीफ भी नहीं बन पाया था पाकिस्तान का। ये उनके अपने अल्फाज हैं हमीद गुल साहब के। तो आपको लगता है कि हम या हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है इस सरकार के अलावा, सरकार तो चाहेगी कि वो इनको जो मिला हुआ इक़्तिदार है इसको बचाने के लिए किसी भी हद तक चाहे, लेकिन क्या हमारे जो ताकतवर हल्के हैं हम
बतौर रियासत ये अफोर्ड कर सकते हैं कि हम अमरीकी ब्लॉक से निकल जाएं और फिर हम किसी और ब्लॉक का हिस्सा बन जाएं और हम सर्वाइव भी कर जाएं? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तो अगले हफ्ते के अंदर मुमकिना तौर के ऊपर जो 440 वोल्ट का झटका लग सकता है, वो हो सकता है कि अमेरिका अपने जो ट्रेड टाइज हैं हमारे साथ उसके ऊपर कुछ कर गुजरने का सोचे। और रिचर्ड की जो खामोशी है वो ऐसे नहीं है। जो ओवरसीज अमेरिकन पाकिस्तानी है उनसे मेरी अफसोसनाक है, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। हम तो चाहेंगे कि हमारी रियासत फ्लरिश करे, हमारा मुल्क फ्लरिश करे, लेकिन कुछ हरकतें हमारी अपनी हैं जिसके ऊपर पर्दा कोई चाहे भी तो नहीं डाल सकता। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर कौन फायदे में है, कौन नुकसान में है, ये देखना होगा। और अगर ये 440 वोल्ट का झटका बतौर पाकिस्तानी हमें, बतौर रियासत पाकिस्तान को और बतौर पाकिस्तान की सरकार इस हुकूमत को लगता है तो पीछे बचना कख भी नहीं है। तो हमें इस चीज़ को थोड़ा सा गौर से देखना होगा। कुछ वायरल बयानात शामिल करता हूँ। जैसे हाफिज मोहम्मद ताहिर अशरफी साहब फरमाते हैं, बड़े अदब से कहना चाहते हैं कि अफगानिस्तान धमकियां ना दे। अच्छा, मैं इसको ना बड़े अजीब अंदाज से देखता हूँ कि मतलब ठीक है, ये रियासती फैसला है कि आपने एयर स्ट्राइक कर दी वहाँ पर, या आपने उनके एक इलाके के अंदर तालिबान को अटैक किया, लेकिन उसके बाद ये अदब से कहने वाली बात मेरी समझ में नहीं आती। वो अनवर मकसूद साहब जो है ना वो बोलते हैं ना, तो उनका ताल्लुक अदब से है। तो मुझे नहीं लगता कि कल को उनके ऊपर ये भी इल्ज़ाम लग जाए कि अदबी दहशतगर्दी कर रहे हैं या अदबी गुस्ताखी कर रहे हैं, तो कुछ नहीं पता। तो मैं इतना कहना चाहूँगा, भाई कैसे कर लेते हो यार। आगे जी, ये ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं इमरान खान हमारे जरिए एस्टैब्लिशमेंट को पैगाम दे रहे हैं कि मैं पीछे हट रहा हूँ, नरमी करें और फेस सेविंग दें। इमरान खान ऐसा कह नहीं सकते। वैसे ऐसा क्या हुआ कि हमसे भी बात करने को तैयार है? मुझे इस तब्दीली में उनकी नीयत बिल्कुल ठीक नजर नहीं आती। उनकी नीयत ठीक हो ना हो, मुझे सरकार की नीयत बिल्कुल ठीक नजर नहीं आती। और इसका आइडिया पब्लिक को होना शुरू हो गया कि असल में आप लोग चाहते क्या है। इमरान रियाज खान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दरख्वास्त दायर कर रखी थी। ज़ाहिर है उनका वापस आने का पाकिस्तान में मूड है, तो उन्होंने अपने खिलाफ मुकदमात की तफसीलात मांगी थी। आज वो डिटेल्स आ गई हैं। इमरान रियाज पर FIA साइबर क्राइम विंग इस्लामाबाद में 3, साइबर क्राइम विंग लाहौर में 1 इंक्वायरी चल रही है। FIA रिपोर्ट पेश कर दी गई। इस्लामाबाद पुलिस के सहाफ़ी इमरान रियाज पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं। पुलिस रिपोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने आज इस केस की समाअत की है। तो ये तमाम जो डिटेल्स ही मैं आपके सामने रखना चाह रहा था। रात जो 9 बजे वाला वीलॉग है उसमें मैं इस साल के अंदर ईयर एंडर के तौर पर डिटेल्स, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा। और फिर PTI के लिबादे में कुछ लोग जो सहाफती वॉरियर्स हैं उनके ऊपर तबर्रा करते बैठे हुए नजर आते हैं। उनको कुछ को मैंने जवाब भी दिया है, कुछ की तफसीलात मैं शाम में शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश ये होगा कि आपने जो है ना रात वाला व्लॉग गौर से देखना है। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।